हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनरेबल स्टडी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीसीजी 172 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1, 2 और 3 से हैं। बाकी के यूनिट से मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक पर्सन का अपने बारे में क्या सोचना है और दूसरे लोग उसे कैसे देखते हैं। इसमें वैल्यूज, बिलीव, करियर गोल्स, इंटरेस्ट और सोशल रोल्स ही सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी स्टेज पर यूथ डिसाइड करता है कि वो क्या बनना चाहता है। देन उसके बाद साइकोलॉजी में दो मेजर थ्योरीज ने आइडेंटिटी के बारे में थ्योरीज दी है। सबसे पहला है एरिक एरिक्सन और दूसरा है जेम्स मार्किया। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एरिक्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट 8 स्टेजेस में होती है। यूथ के लिए जो दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है वो है, सबसे पहले तो आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। ये स्टेज एडोलेसेंस में आती है। यहाँ यूथ को अपनी क्लियर और स्टेबल आइडेंटिटी डेवलप करनी होती है। अगर सक्सेस मिलता है यूथ को तो फिडिलिटी आती है, यानी अपने वैल्यूज के साथ जीना सीखता है। और अगर फेलियर होता है तो कंफ्यूजन, डायरेक्शन की कमी और वीक सेल्फ इमेज डेवलप होती है। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये स्टेज तब आती है जब आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी होती है, यानी अर्ली अडल्टहुड में। अब यूथ जो है वो डीप रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है। अगर सक्सेस हो तो इंटीमेसी डेवलप होती है, यानी कि क्लोज बॉन्डिंग्स बनती है। और अगर फेलियर हो तो आइसोलेशन, यानी कि इमोशनल डिस्टेंस हो जाता है, लोनलीनेस जो है वो बढ़ जाती है यूथ में। नेक्स्ट थ्योरी है जेम्स मार्किया थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस। मार्किया ने एरिक्सन के आइडियाज को एक्सप्लेन किया और आइडेंटिटी को समझाने के लिए 4 स्टेटस बताए, जो दो प्रोसेस पर बेस्ड है। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, यानी कि ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, और दूसरा है कमिटमेंट, यानी कि डिसीजन लेना और उस पर रिजिड रहना। तो हम देख लेते हैं ये 4 स्टेटस क्या है। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी डिफ्यूजन। ना एक्सप्लोर किया आपने किसी चीज को, ना कोई डिसीजन लिया। यूथ कंफ्यूज्ड होता है और फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं है इस स्टेज पे। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो स्टूडेंट किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता, बस टाइम पास करता रहता है, तो उसका क्या है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन। नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टेटस, आइडेंटिटी फोरक्लोजर। इसमें क्या होता है, कमिटमेंट तो ले लिया पर बिना एक्सप्लोर करे लिया है। मतलब आपने किसी भी फील्ड को एक्सप्लोर नहीं करा है, बिना एक्सप्लोर किए ही कमिटमेंट ले लिया है यूथ ने। डिसीजन जो है वो दूसरों के कहने पर लेना, मोस्टली पेरेंट्स के कहने पे या अपने एल्डर्स के कहने पे। एग्जाम्पल, डॉक्टर बनना है सिर्फ इसलिए क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है, उसमें आपका कोई खुद का इंटरेस्ट नहीं है। देन उसके बाद है आपका थर्ड, आइडेंटिटी मॉरेटोरियम। यूथ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है इसमें, पर फाइनल डिसीजन उसने अभी तक नहीं लिया। कंफ्यूजन होती है इसमें, बट प्रोसेस जो है वो चालू रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग इंटर्नशिप्स ट्राई कर रहा है यूथ अपने करियर को समझने के लिए कि उसे किस फील्ड में लास्ट में जाना है। देन उसके बाद फोर्थ है आपका आइडेंटिटी अचीवमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लोर भी कर लिया है यूथ ने फील्ड्स को, अब डिसीजन भी ले लिया है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है यूथ की क्या उसे क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल, अलग ऑप्शंस ट्राई करके ये डिसाइड करना कि मुझे सोशल वर्कर बनना है। ठीक है, अब कर लेते हैं इवेल्युएशन ऑफ बोथ थ्योरीज। सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। दोनों थ्योरीज आइडेंटिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एरिक्सन साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करते हैं और मार्किया प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग और कमिटमेंट है। देन उसके बाद डिफरेंसेस क्या है, एरिक्सन जो है वो जर्नल स्टेज थ्योरी, जैसे कि आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इन्होंने ऐसे दी है। और मार्किया ने 4 डिटेल स्टेटस दिए हैं बेस्ड ऑन रियल यूथ एक्सपीरियंस। तो अगर हम आज के टाइम में इसका रेलिवेंस देखें तो यूथ के चॉइसेस अब सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर और मॉडर्न कल्चर से हैविली इन्फ्लुएंस्ड हैं। आइडेंटिटी अब फिक्स नहीं होती, ये डायनामिक होती है, मतलब बदलती रहती है टाइम के साथ। तो चलिए अब देख लेते हैं कंक्लूजन। एरिक्सन और मार्किया दोनों ने आइडेंटिटी के डेवलपमेंट को क्लियरली समझाया। एरिक्सन ने ब्रॉड मॉडल दिया और मार्किया ने उसको डीपन किया रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू। आज के यूथ को समझने के लिए ये थ्योरीज काफी हेल्पफुल हैं। ये बताती हैं कि कैसे आइडेंटिटी टाइम के साथ एक्सप्लोर, बिल्ड और स्ट्रेंथन होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी। हो सकता है ये ऐसे भी आ जाए, क्रिटिकली इवेल्युएट द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन आइडेंटिटी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और हो सकता है कि आपसे 10 मार्क्स में कोई एक थ्योरी पूछ ली जाए, या तो एरिक्सन की या फिर मार्किया की। तो आपको 2.5 से 3 पेज लिख कर आना है उसके लिए। और अगर 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 5 पेजेस लिख कर आने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द करंट सिचुएशन व्हाट आर द मेजर इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी इन यूथ। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक पर्सन का अपने बारे में क्या सोचना है और सोसाइटी उसके बारे में क्या इमेज रखती है, भी हमने पहले भी देखा था। यूथ फेज वो टाइम है जब पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं कौन हूँ,
मुझे क्या करना है। आज के टाइम में आइडेंटिटी एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि कास्ट पे, क्लास पे, जेंडर पे, रिलीजन पे, एथनिसिटी पे। और इन सब इंडिकेटर्स का इम्पैक्ट आजकल और ज़्यादा विजिबल है ड्यू टू सोशल मीडिया अवेयरनेस एंड चेंजिंग कल्चर। तो चलिए देखते हैं मेजर इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी इन यूथ। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट करी है। आइडेंटिटी इन यूथ किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एथेंसिटी और अदर्स में आपका आ गया नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन। अब ये एक माइंड मैप है। आपको क्या करना है? आपको कोशिश करनी है कि आप हर आंसर में या तो एक माइंड मैप क्रिएट करके आओ इस तरीके से, या फिर कोई फ्लो चार्ट बना दो, या फिर कोई टेबल फॉर्म में किसी भी तरीके का कुछ भी क्रिएट कर कर आओ। उससे क्या होता है, एक तो आपका आंसर इफेक्टिव लगता है, दूसरी चीज जो चेकर होगा उसे ये पता चलेगा कि बच्चे ने पढ़ा है। अब वो तो आपको जानते नहीं है ना, डिस्टेंस लर्निंग में ये ऑप्शन तो है नहीं कि आपके प्रोफेसर आपको जाने, राइट। तो उन्हें नहीं पता कि बच्चा पढ़ कर आया या नहीं पढ़ कर आया। और ऐसे जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं ना, ये जल्दी आप जो चेकर का ध्यान है वो अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे क्या करते हैं कि कुछ भी लिखाते हैं क्योंकि उन्हें आंसर नहीं आता। आपको फ्लो चार्ट, किसी भी तरीके का माइंड मैप या कोई भी डायग्राम आपको तब क्रिएट करना है जब आपको पता हो कि मैं सही बना रहा हूँ या बना रही हूँ। मतलब आपको कुछ भी नहीं लिख के आ जाना, क्योंकि इस चीज पे एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले पड़ता है और वो आपके मार्क्स जो है यहीं पे कट कर देंगे अगर आपने यहाँ पे कुछ भी इररेलेवेंट डाल दिया तो। ठीक है। और ये बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने का। इसलिए कोशिश करनी है आपको कि आप ऐसा कुछ क्रिएट कर कर आओ अपने हर आंसर में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कास्ट के बारे में। इंडिया में कास्ट एक ट्रेडिशनल आइडेंटिटी मार्कर है। यूथ को अपने कास्ट से प्राइड भी फील हो सकता है और डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ सकती है। रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स ने कास्ट आइडेंटिटी को और भी ज्यादा विजिबल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई SC ST कैटेगरी से स्टूडेंट है अगर, और वो रिजर्वेशन से एडमिशन लेता है, तो उसकी जो आइडेंटिटी कास्ट है वो वहाँ पे कनेक्टेड हो जाती है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं क्लास की। ये आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। क्लास यानी कि इकोनॉमिक या सोशल लेवल, आपकी इनकम, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों पे बेस्ड होता है। यूथ जो है अगर वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है तो उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। लोअर क्लास यूथ को स्ट्रगल करना पड़ता है काफी। एग्जाम्पल देखें तो एक यूथ जो मिडिल क्लास से है वो अपनी आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी और सेल्फ मेड इमेज से ज्यादा कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है आपका जेंडर। जेंडर सिर्फ मेल या फीमेल नहीं होता, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। आज यूथ अपने जेंडर आइडेंटिटी को ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो क्या है, जैसे कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या फिर नॉन बाइनरी है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करने वाले यूथ की जो पॉपुलेशन है वो अब बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो अपने आप को ट्रांसजेंडर के फॉर्म में आइडेंटिफाई करता है वो ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है कि वो क्या फील कर रहा है। देन उसके बाद है आपका रिलीजन। रिलीजन जो है वो वैल्यूज, बिलीव्स और बिलोंगिंगनेस का पार्ट होता है। यूथ रिलीजन को कभी फॉलो करते हैं, कभी उससे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है रिलीजन में या वैसा क्यों है, और कभी कभी नए स्पिरिचुअल पाथ्स जो है उन्हें भी चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय है जो मुस्लिम है, वो सब रिलीजन्स को मानता है, राइट, लेकिन अपने रिलीजन से वो ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। तो हम उसे बोलेंगे कि वो अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स और अपने बिलोंगिंगनेस को ज्यादा जो है वो सपोर्ट करता है, लेकिन बाकी रिलीजन्स की भी वो रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एथेंसिटी। एथेंसिटी में आती है आपकी लैंग्वेज, रीजन, कल्चर और ट्रेडिशन। ये यूथ को कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस का फील देते हैं। मतलब कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस क्या होती है? सोसाइटी में अगर आप कोई चीज शेयर कर रहे हो, जैसे हो सकता है सेम लैंग्वेज शेयर कर रहे हो, या फिर रीजन, या फिर किसी तरीके का कल्चर आप जो है आपके शेयर्ड बिलीव है, किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो जो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आपको एक कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस की फील आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय है जो प्राउडली कहता है मैं पंजाबी हूँ, तो उसकी आइडेंटिटी रीजनल कल्चर से लिंक्ड है। देन इसके बाद बात कर लेते हैं अदर इंडिकेटर्स की। इसमें आपका पहले आ जाता है नेशनैलिटी, जैसे कि आई एम इंडियन। तो ये जो फीलिंग है ये आपको कब आती है? या तो इलेक्शन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा आएगी, या फिर स्पोर्ट्स इवेंट हो, जैसे इंडिया का कोई मैच हो तब आपको आएगी। तो यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी की बात करें कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है आपका एजुकेशन, कि आपने स्कूल कॉलेज में आपकी क्या आइडेंटिटी थी। लाइक कोई कहता है मैं इग्नू का स्टूडेंट हूँ, कोई कहता है मैं DU का स्टूडेंट हूँ, कोई बोलता है मैं IP का स्टूडेंट हूँ। तो आप एजुकेशन के बेसिस पे आपकी क्या आइडेंटिटी है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। देन उसके बाद है ऑक्यूपेशन, जैसे कि कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, तो ये भी आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है।
नेक्स्ट है करंट सिचुएशन और उसका इम्पैक्ट क्या है। आज के टाइम में यूथ की आइडेंटिटी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सप्रेसिव हो गई है और इसका काफ़ी क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को, अवेयरनेस ऑफ राइट्स को और ग्लोबल कल्चर के एक्सपोजर को। एग्जाम्पल से समझे तो आजकल जेंडर आइडेंटिटी सिर्फ मेल या फीमेल तक लिमिटेड नहीं है। यूथ अपने आप को ट्रांसजेंडर, जेंडर क्वेयर, नॉन बाइनरी जैसे टर्म्स में आइडेंटिफाई करता है और ये ओपनली एक्सप्रेस भी करता है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। वैसे ही कास्ट और क्लास के इश्यूज भी सोशल मीडिया पे ओपनली डिस्कस हो रहे हैं। यूथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है वो आवाज उठाते हैं और कास्ट प्राइड भी दिखाते हैं। रिलीजन और एथेंसिटी के मामले में भी आजकल की यूथ ज्यादा ओपन और सेल्फ अवेयर है। कोई अपने रिचुअल्स फॉलो करता है, कोई नई स्पिरिचुअल जर्नी चूज करता है और सब अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं कंक्लूजन। यूथ की आइडेंटिटी एक फिक्स चीज नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल और इवॉल्विंग होती है। कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, एथेंसिटी जैसे इंडिकेटर्स यूथ के चॉइसेस और एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। अगर हम इन इंडिकेटर्स को अच्छे से समझे तो हम यूथ को बेटर सपोर्ट कर सकते हैं उनकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है हो सकता है ऐसे आ जाए, साइटिंग कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वहाँ पे भी ये सेम चीज लिख कर आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल पर्सपेक्टिव ऑन यूथ। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर में, बहुत ज्यादा एक ही बार आया है, बट मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक बच्चे की क्वेरी थी, उसने कमेंट सेक्शन में लिखा था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जुवेनाइल यानी कि यूथ के लिए यूज होने वाला एक लीगल टर्म है। ये लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है यंग। ज्यादातर लीगल सिस्टम में 18 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जुवेनाइल माना जाता है, लेकिन क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एज है वो हर कंट्री में अलग होता है। इंडिया में जो लीगल व्यू है इसका वो देख लेते हैं। इंडिया में 18 ईयर से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें जुवेनाइल माना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग अगर 16 से 18 एज ग्रुप का यूथ किसी भी तरीके का हीनियस क्राइम करता है, मतलब बहुत सीरियस क्राइम करता है, तो उसे अडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है आफ्टर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। पहले उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, उसके बाद उसको ट्रीट किया जाएगा। इस लॉ का जो फोकस है वो पनिशमेंट देना नहीं है बल्कि रिहैबिलिटेशन है। सुधार, मतलब किसी एक बच्चे में आपको सुधार लाना है, उसकी सोच को डाइवर्ट करना है, उसको सोसाइटी की तरफ वापस लेके जाना है। अब बात कर लेते हैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज लिमिट क्या है इंडिया में। 7 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो ये कम्प्लीटली इम्यून होते हैं, उन पे कोई लीगल केस नहीं बन सकता क्योंकि वो अपने एक्शंस को समझने लायक ही नहीं होते। 7 से 12 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं, कोर्ट चेक करता है कि बच्चा मेच्योर है उतना या फिर नहीं। अगर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। देन उसके बाद 12 से 18 साल तक के जो होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जुवेनाइल्स कोर्ट हैंडल करती है विद फोकसिंग ऑन काउंसलिंग, रिफॉर्म एंड गाइडेंस। मतलब इन जुवेनाइल्स को जो है कोर्ट हैंडल करेगा और फोकस करेगा इनकी काउंसलिंग पे, रिफॉर्म पे एंड गाइडेंस पे। इनको सही डायरेक्शन देनी है, काउंसलिंग से पता लगाना है इनकी प्रॉब्लम क्या है, देन उसके बाद इनमें कुछ चेंजेस लाने हैं। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन की। तो कनाडा में जो एज है वो है 12 इयर्स, इंग्लैंड एंड वेल्स में 10 इयर्स, इटली में 14, बेल्जियम में 18, श्रीलंका में 8, पाकिस्तान में 7 से 12 इयर्स और चाइना में बहुत ही स्ट्रिक्ट जुवेनाइल लॉ जो है वो फॉलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग राइट भी लीगल आइडेंटिटी का पार्ट है। इंडिया में 18 प्लस सिटीजन को वोट देने का राइट दिया गया है। ये भी यूथ की लीगल आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब समरी देख लेते हैं। लीगल पर्सपेक्टिव यूथ को अलग तरीके से ट्रीट करता है क्योंकि उनका जजमेंट फुल्ली मैच्योर नहीं होता। इंडिया में और वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं, सबके लॉज का फोकस यही है कि यूथ को अडल्ट जैसे पनिश ना किया जाए बल्कि उन्हें सुधरने का चांस मिले। इसीलिए उनके लिए सेपरेट जुवेनाइल लॉज, कोर्ट और रिहैबिलिटेशन सिस्टम बनाए गए हैं ताकि वो सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर लौट सके। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंट ईयर। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एडोलेसेंस एक ऐसा फेज होता है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ट्रांजिशन है, यूजुअली 10 से 19 साल के बीच का। इस पीरियड में फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल चेंजेस और सोशल रोल शिफ्ट बहुत फास्ट होते हैं। टीन एज में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। ये हेल्प करता है यूथ को अपनी आइडेंटिटी बनाने में, दोस्ती और बॉन्डिंग डेवलप करने में और थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होने में। बुक में 3 मेन एरियाज दिए गए हैं। सबसे पहले है आपका बॉडी इमेज, पीयर रिलेशंस और तीसरा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉडी इमेज के बारे में। बॉडी इमेज आपकी इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होती है। एडोलेसेंट की बॉडी में प्यूबर्टी के दौरान काफी चेंजेस आते हैं, जैसे कि
हाइट चेंज होना, वॉइस चेंज होना, हेयर ग्रोथ होना, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये सब चेंजेस उनके सेल्फ इमेज को इफेक्ट करती है। मतलब वो अपने बारे में कैसे सोचते हैं। बॉडी इमेज का मतलब होता है इंसान का अपने अपीयरेंस को लेकर परसेप्शन। एडोलेसेंट अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, स्पेशली जब वो अपने पीयर से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मेच्योरिंग गर्ल को टीजिंग या अनवांटेड अटेंशन मिलता है, इससे उन्हें एम्बेरसमेंट फील हो सकती है। लेट मेच्योरिंग बॉयज को बुली किया जा सकता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर बॉडी इमेज नेगेटिव हो जाए तो सेल्फ एस्टीम गिरता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स या फिर शेम डेवलप हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका पीयर रिलेशंस। ये सोशल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। जैसे जैसे यूथ इमोशनली पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं। स्मॉल ग्रुप्स बनते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लिक्स, जिसमें 5 या 7 मेंबर्स होते हैं। मल्टीपल क्लिक्स मिलके क्राउड बनता है। ये पीयर ग्रुप्स यूथ को इमोशनल सेफ्टी देते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का चांस देते हैं, अपनी सोशल आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं जेंडर के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है फ्रेंडशिप्स में। ठीक है, द नेचर ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो डिफर बाय जेंडर। बॉयज जो है वो मोस्टली एक्टिविटीज जैसे कि गेम्स या स्पोर्ट्स के थ्रू बॉन्ड करते हैं। गर्ल्स जो है वो इमोशनली कनेक्ट करती हैं, पर्सनल बातें शेयर करती हैं, वैसे उनका बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक गर्ल है जो घर में इनसिक्योर फील करती है, तो वो अपने फ्रेंड्स के बीच में कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग को पाती है, इसी वजह से वो उनसे सारी बातें शेयर करती है। तो दोनों ही जेंडर का अपना तरीका है बॉन्ड बनाने का। नेक्स्ट है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये आपके इमोशनल और सोशल दोनों डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। एडोलेसेंट एक अजीब फेज में होते हैं, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, पर पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट भी उन्हें चाहिए होता है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंट होती है, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी होती है। लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझे, प्यार करें और उनके जो भी डिसीजन है उन्हें रिस्पेक्ट करें। अब बात कर लेते हैं बॉम्बरिंग थ्योरी की। इन्होंने 4 पेरेंटिंग स्टाइल दिए। सबसे पहले है अथॉरिटेटिव। ये बैलेंस्ड अप्रोच होती है, इसमें बच्चों को सपोर्ट भी मिलता है और हाई वार्मथ मिलता है। मतलब यहाँ पे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट तो होते हैं, लेकिन वो हर चीज का आंसर करते हैं। बच्चों के ऊपर अपना जो डिसीजन है उसे थोपते नहीं है, उनकी बात भी सुनते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। देन उसके बाद है अथॉरिटेरियन। ये हाई कंट्रोल वाले होते हैं, लो वार्मथ। देन उसके बाद परमिसिव, इसमें लो कंट्रोल होता है और हाई वार्मथ होता है। और अनइन्वॉल्व्ड, इसमें लो कंट्रोल होता है और लो वार्मथ होता है। देन अथॉरिटेरियन स्टाइल जो है सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो बाउंड्री सेट करता है बट यूथ की फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करता है। कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे ओपन रहता है इसीलिए। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं रोमांटिक फीलिंग्स और LGBTQ+ इश्यूज की। तो यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न कल्चर में डेटिंग कॉमन होता है, ईस्टर्न कल्चर में हिडन या फिर डिस्करेज होता है। LGBTQ+ यूथ को एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि फियर सोसाइटी से रिजेक्शन मिलती है, उन्हें उन्हें बुली किया जाता है। पेरेंट्स को इस स्टेज पे सपोर्टिव और सेंसिटिव होना चाहिए। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। एडोलेसेंट स्टेज में इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 मेन एरियाज हैं उसमें से हमने जिन पे बात करी, बॉडी इमेज, पीयर रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि एक एडोलेसेंट का सेल्फ इमेज और सोशल लाइफ कैसा बनेगा। अगर यूथ को सही सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मिले तो ये फेज उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है टू ग्रो इनटू अ हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट अडल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल ऑफ इंटर जनरेशन रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंटर जनरेशन रिलेशनशिप का मतलब होता है दो अलग अलग जनरेशन के लोगों के बीच इमोशनल, मटेरियल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन, जैसे कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच होता है। ये रिलेशनशिप कल्चर, फैमिली वैल्यूज, इकोनॉमी और सोसाइटी के नॉर्म्स पर डिपेंड करते हैं। काइजिची बसीज ने 1996 में 3 इंपॉर्टेंट मॉडल दिए हैं जो बताते हैं कि अलग अलग कल्चर्स में फैमिली मेंबर का कनेक्शन कैसे होता है। तो ये 3 मॉडल क्या है? फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, फैमिली मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंस, फैमिली मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। हो सकता है कि 10 मार्क्स में आपको इनमें से कोई एक मॉडल डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए, ठीक है, वरना मैं आपको ये 20 मार्क्स में बता रही हूँ, जिसमें आपके सारे मॉडल जो है वो कवर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं हमारे पहले मॉडल की, फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये मॉडल यूजुअली ट्रेडिशनल, रूरल और कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में मिलता है, जहाँ जॉइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम कॉमन है। की फीचर्स क्या हैं? इनमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो पहले ग्रैंडफादर के पास होती है, फिर फादर के पास जाती है, उसके बाद सन के पास चली जाती है। बच्चों को इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम माना जाता है
और ऐसी जगहों पे सन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है, मतलब बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है क्योंकि फ्यूचर सिक्योरिटी उनसे कनेक्टेड है। देन उसके बाद बात करें पेरेंटिंग स्टाइल की, तो पेरेंटिंग अथॉरिटेरियन होती है, डिसिप्लिन और ओबीडियंस पे ज़्यादा फ़ोकस होता है। और बच्चों को सिखाया जाता है कि फैमिली की नीड्स उनकी पर्सनल चॉइस से ऊपर है। देन उसके बाद इमोशनल एंड मटेरियल कनेक्शन, तो दोनों लेवल पे स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस होती है। सेल्फ डेवलप होता है एज अ रिलेशनल सेल्फ, मतलब आइडेंटिटी फैमिली से डीपली कनेक्टेड होती है। तो इनमें कॉमन बिलीव्स क्या होते हैं? मेरी फैमिली मेरी टॉप प्रायोरिटी है, एक बिलीफ है, और दूसरा मैं अपनी फैमिली से इमोशनली डीपली कनेक्टेड हूँ। देन उसके बाद हम बात करें माय रिलेशन इज विद माय फैमिली मेक्स मी फील पीसफुल एंड सिक्योर, मतलब मेरा जो फैमिली के साथ रिलेशन है वो मुझे पीसफुल फील कराता है, बहुत ही सिक्योर फील कराता है। फिर उसके बाद हम सेकंड मॉडल की बात करें, फैमिली मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मोस्टली आपको वेस्टर्न, अर्बन और मिडिल क्लास फैमिलीज में मिलेगा, जहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके की फीचर्स क्या है? फैमिली के मेंबर्स एक ही घर में होते हुए भी अपना पर्सनल स्पेस और ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं। चिल्ड्रन से इकोनॉमिक सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। पेंशन और एजुकेशन की वजह से फैमिली पे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम हो जाती है। देन उसके बाद बात करें पेरेंटिंग एंड सोशलाइजिंग की, तो पेरेंटिंग ज़्यादा परमिसिव या डेमोक्रेटिव होती है। बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलिएंट बने। नेक्स्ट अगर बात करूं इमोशनल एंड मटेरियल कनेक्शन की, तो हो सकता है कि इमोशनल बॉन्डिंग ना भी हो लेकिन मटेरियल इंडिपेंडेंस एक्सपेक्टेड होती है। सेल्फ डेवलप होता है एज अ इंडिपेंडेंट सेल्फ, मतलब फोकस होता है अपने खुद के पर्सनल गोल के ऊपर। और कॉमन बिलीफ क्या होते हैं? मैं अपनी फैमिली से अलग सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। देन उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे मॉडल की, फैमिली मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। ये मॉडल ब्लेंड है पहले दोनों मॉडल का, और अर्बन इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में ये कॉमन होता है। की फीचर्स क्या है इसके? सबसे पहले जनरेशन्स के बीच इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है बट इमोशनल क्लोजनेस भी स्ट्रांग रहती है। देन उसके बाद पेट्रिलिनियल सिस्टम जो है वो अब ज्यादा वीक हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये होता है पेट्रिलिनियल सिस्टम जैसे कि पहले होता था ना, ग्रैंडफादर्स के बाद जो है वो ड्यूटी फादर पे आती थी, फिर सन पे आती थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब विमेन की जो स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हो रही है और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे इमोशनल इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब उन्हें इकोनॉमिक एसेट नहीं माना जाता, वो इमोशनल इम्पॉर्टेंट होते हैं अपनी फैमिली के लिए। अगर पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो पेरेंटिंग में फ्रीडम प्लस गाइडेंस दोनों होता है। यूथ को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम मिलती है बट फैमिली लॉयल्टी भी जरूरी होती है। देन उसके बाद इमोशनल एंड मटेरियल कनेक्शन की बात करूं तो सेल्फ होता है ऑटोनॉमस रिलेटेड सेल्फ, जो इमोशनली फैमिली से कनेक्टेड होता है पर अपनी चॉइसेस भी खुद करता है। कॉमन बिलीफ क्या होता है? मैं अपनी फैमिली से क्लोज हूँ, फिर भी अपने डिसीजंस खुद लेता हूँ या लेती हूँ। मैं अपने आइडियाज फ्रीली एक्सप्रेस करता हूँ बिना फैमिली से अलग हुए। अगर बात करें चेंजिंग ट्रेंड्स इन अर्बन इंडिया, तो आजकल की जो इंडियन फैमिलीज है उसमें ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न वैल्यूज का मिक्स हमें दिखता है। यूथ अपना करियर, एजुकेशन और रिलेशनशिप खुद चूज करते हैं। पेरेंट्स भी स्लोली बच्चों के इंडिविजुअल चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज में अभी भी ओवर कंट्रोल होता है, जो यूथ की इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये सब शो करता है कि इंडिया जैसी कंट्री में साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस मॉडल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। नाउ कम टू द कंक्लूजन, इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप कल्चर, इकोनॉमी और फैमिली वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। जो हमें तीन मॉडल्स दिए हैं, इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस, हमें बताते हैं कि कैसे फैमिलीज ट्रेडिशन से मॉडर्न डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हैं। आज के ज़माने में इम्पॉर्टेंट है कि दोनों जनरेशन इमोशनल बॉन्डिंग और पर्सनल फ्रीडम के बीच एक बैलेंस बनाएं, जिससे फैमिली भी स्ट्रांग रहे और इंडिविजुअल भी ग्रो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पैटर्न ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप्स फोकसिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट्स एनकाउंटर्ड। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप्स का मतलब होता है दो अलग अलग जनरेशन के लोगों के बीच कनेक्शन, जैसे कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच। ये रिलेशनशिप इमोशनल, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है। हर फैमिली में ये टाइज अलग होती है, कुछ सपोर्टिव होते हैं और कुछ में कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। रिसर्चर्स ने ये एक्सप्लेन किया है कि इन रिलेशनशिप्स में क्लोजनेस भी होती है और टेंशन भी, और इन पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हमें दिए गए हैं, तो चलिए उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले है सॉलिडेटरी मॉडल, जो बैंक्सटन और उनके कलीग्स ने साथ में मिलकर दिया था। इस मॉडल में पॉजिटिव साइड पे फोकस किया गया है, जैसे कि सपोर्ट, बॉन्डिंग और शेयर्ड वैल्यूज।
इसके 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल सॉलिडेटरी, फिजिकल डिस्टेंस कितनी है, एक ही घर में रहना या फिर अलग अलग सिटीज में रहना। दूसरा है एसोसिएशनल सॉलिडेटरी, कितनी बार कांटेक्ट होता है, कॉल, विजिट या मैसेजेस, मतलब जनरेशन में, फैमिलीज में। देन उसके बाद अफेक्चुअल सॉलिडेटरी, इमोशनल बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग है पेरेंट्स और उनके बच्चों में। नॉर्मेटिव सॉलिडेटरी, इसमें क्या होता है, फैमिली वैल्यूज और रोल्स पे एग्रीमेंट है या नहीं है, ये देखा जाता है। देन उसके बाद फंक्शनल सॉलिडेटरी, एक दूसरे की हेल्प कितनी करते हैं फाइनेंशियली या फिर इमोशनली। सॉलिडेटरी मॉडल कहता है कि फैमिलीज मोस्टली सपोर्टिव और ट्रेडिशनल बॉन्डिंग वाली होती है। तो कुछ क्रिटिसिज्म भी दिया गया है सॉलिडेटरी मॉडल का, ल्यूशर और फिमिलर ने दिया था 1998 में। इन रिसर्चर्स ने कहा कि ये मॉडल सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाता है। रियलिटी में फैमिली रिलेशनशिप जो है वो एम्बिवेलेंट होते हैं, जिसमें लव भी होता है और स्ट्रगल भी होता है। रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डिस्टेंस भी होती है। तो ये था इसका क्रिटिसिज्म। देन उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीमेसी मॉडल दिया है। ये मॉडल पेरेंट्स और अडल्ट चिल्ड्रन की रिलेशनशिप को दो मेन डायमेंशन में डिवाइड करता है। सबसे पहले है आपका इंटीमेसी, जिसमें इमोशनल क्लोजनेस कितना है ये देखते हैं, और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट कितने फ्रीक्वेंट होते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हमें दिए हैं, जिसमें आपका इंटीमेसी, कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप टाइप। तो सबसे पहला रिलेशनशिप टाइप है एम्बिकल। अगर एम्बिकल है तो इंटीमेसी हाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट लो। एम्बिवेलेंट है तो इंटीमेसी हाई होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी हाई होंगे। सिविल है तो इंटीमेसी लो होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी लो होंगे। डिसहार्मोनियस है तो इंटीमेसी लो होगी और कॉन्फ्लिक्ट आपके हाई होंगे। अगर एम्बिकल रिलेशनशिप टाइप है तो थोड़ा वार्म होगा, इमोशनल क्लोजनेस होगी रिलेशनशिप में, और कुछ थोड़े बहुत जो है वो आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। एम्बिवेलेंट है तो डीप इमोशनल कनेक्शन होगा बट फ्रीक्वेंटली डिसएग्रीमेंट भी होगी। सिविल है तो डिस्टेंट होगा, मतलब इमोशनली आप बहुत डिस्टेंट होंगे बट पीसफुल और नॉन कॉन्फ्लिक्चुअल आपका रिलेशनशिप रहेगा। देन उसके बाद डिसहार्मोनियस है तो लो इमोशनल बॉन्डिंग होगी एंड हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखेगा। देन उसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप। तो इस स्टडी में 6 कॉमन रीजन बताए गए हैं जिसकी वजह से पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो सबसे पहले है आपका कम्युनिकेशन स्टाइल। इसमें क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन की बात समझ नहीं पाते। ऐसा तो होता ही है, हम नॉर्मली देखते हैं ना कि अगर हमारी कोई बात ना समझे तो हमें उस चीज से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। कंप्लेंट्स जैसे कि ही इज ऑलवेज येलिंग, मतलब वो हमेशा येल करता रहता है, चीखता चिल्लाते रहते हैं। शी इज टू क्रिटिकल, तो ये सारी जो कंप्लेंट्स है ये आपकी कॉमन है। नेक्स्ट है आपका हैबिट एंड लाइफस्टाइल। पेरेंट्स को बच्चों का हैबिट्स और उनके लाइफस्टाइल समझ में नहीं आते, उन्हें पसंद नहीं आते, जैसे कि क्लोथिंग का स्टाइल हो गया, करियर चॉइस करना हो गया खुद से। देन उसके बाद बच्चे जो है वो अल्कोहल और टबैको का यूज करते हैं। अब ये तो है ही गलत, उस पर तो पेरेंट्स को के तो समझ में आता है, बट जैसे कि करियर चॉइस हो गया उसमें भी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनकी सुने। यंग जनरेशन मॉडर्न लाइफस्टाइल चुनती है जो पेरेंट्स को पसंद नहीं आते। देन उसके बाद बात करें चाइल्ड रियरिंग वैल्यूज, तो बच्चे कैसे पालना चाहिए, यानी कि बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे होना चाहिए, इस बात के ऊपर हमेशा डिसएग्रीमेंट रहता है। डिसिप्लिन, एक्सपेक्टेशन या पेरेंटिंग स्टाइल पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा चलते रहते हैं। देन उसके बाद पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। बिलीफ में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जैसे कि किसी के पॉलिटिकल व्यूज अलग हो सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हो सकती हैं, एथिकल इश्यूज पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप फॉलो कर रहे हो आपके बच्चे भी वही फॉलो करें, या जो आपका पॉलिटिकल व्यू है बच्चों का भी वही हो। तो इसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क ओरिएंटेशन, मतलब करियर और मनी कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है। पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर वर्कहॉलिक बन गए हैं। तो इन दोनों ही चीज पे जो है वो बहुत ज्यादा पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर रहता है बच्चों को। देन उसके बाद हाउस होल्ड मेंटेनेंस, घर का काम, सफाई वगैरह, पैसे देना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे टेंशन, इन सब बातों पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। स्पेशली इन जॉइंट फैमिलीज, ये जब पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक साथ रहते हैं तो वहां पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते रहते हैं। अब अगर हम देखें एक समरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रेंड, तो पेरेंट्स मोस्टली लाइफस्टाइल इशू से परेशान रहते हैं बच्चों के। चिल्ड्रन ज्यादातर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि पेरेंट्स उनको नहीं समझ पा रहे, वो अनहर्ड है या फिर उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। और पेरेंट्स का हमेशा ये रहता है कि बच्चों की जो हैबिट्स हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो गलत है। तो ये सब क्लियरली जनरेशन गैप को दिखाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कंक्लूजन।
इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप में सपोर्ट और कॉन्फ्लिक्ट दोनों होते हैं। सॉलिडेटरी मॉडल पॉजिटिव बॉन्डिंग बताता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीमेसी मॉडल दिखाता है कि रिलेशनशिप का डुअल नेचर होता है, क्लोजनेस प्लस टेंशन। आज की सोसाइटी में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंड करने की कोशिश से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। फैमिलीज तभी स्ट्रांग और इमोशनली हेल्दी बन सकती हैं जब दोनों जनरेशन एक दूसरे को सुने और समझे। तो ये थे फर्स्ट 3 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बार-बार आपकी प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूथ एंड एडल्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ, डिस्कस द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ यूथ, देन उसके अलावा एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, देन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, अर्ली अडल्टहुड ईयर। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बट ये ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, एक-एक बार ही आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं करा, बट मैंने इनको अपने वीडियोस में डिस्कस करा है। अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को भी देख के जा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। मैं आपको मिलूंगी एक और वीडियो में जहाँ पे हम बाकी की यूनिट डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।